नमस्कार। आज का खास मुद्दा जो है किसानों को लेकर है और किसान जो है हमारे देश के प्रधान है, यानी कि भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। यहाँ पर 50% से ज्यादा आबादी, फिर भी किसान इतने क्यों परेशान हैं? किसानों के लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी होता है वो पूर्ण तरीके से लागू क्यों नहीं है? क्यों लाभ नहीं मिल रहा है? इन तमाम समस्याओं पर बात करेंगे मुद्दे की बात भीमा चित्रा के साथ। हमारे साथ दो वरिष्ठ नेतागण समाज सेवी जुड़े हैं, जो हमारे साथ पहले मेहमान हैं वीरेंद्र यादव, पूर्वांचल किसान यूनियन के नेता हैं, और दूसरे जो मेहमान हैं हमारे साथ योगीराज पटेल जी हैं, अपना दल किसान सभा के प्रदेश महासचिव हैं। आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। जी, नमस्कार। तो यहाँ पर जो खास बात होने वाली है एमएसपी किसान का हक या सिर्फ घोषणा। दूसरी बात स्वामीनाथन आयोग असल में क्या कहता है? तीसरी बात 1 दिसंबर से संसद सत्र चलने वाला है, तो क्या एमएसपी को कानूनी अधिकार देने का समय आ गया है? आज की बहस खास इसी पर होगी और आप अपना कीमती समय दिए हैं, उसके लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों का जो कीमती समय है, उस पर खास तौर पे किसानों के लिए बात होगा। तो नेताजी, सबसे पहले जो एमएसपी को सरल भाषा में अगर समझने की बात हो, योगीराज जी, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा ताकि जो इस वीडियो को देखे वो समझे कि एमएसपी है क्या, सरल शब्दों में और कम शब्दों में, क्योंकि मैंने प्रश्न ज्यादा से ज्यादा बनाया है ताकि सारी बातें कवर हो जाए। जी योगीराज जी। देखिए, एक तो आपने तो बता ही दिया कि न्यूनतम सपोर्ट प्राइस की बात है। जी अगर सरल भाषा में कहा जाए तो किसान जो खेती करता है उसके लागत का जो मूल्य है और उसमें जो उसका जो बचत वाला मामला है, सीधे-सीधे कहा जाए तो उसके लागत के साथ-साथ उसका जो प्रॉफिट है उसको जोड़ करके लागत और प्रॉफिट जोड़ करके जो एक मूल्य बनाया जाए उसको न्यूनतम एमएसपी कहते हैं। जी लेकिन आप जान ही रहे हैं कि किसानों की हालत क्या है, उसमें कहने की तो बात है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि वह न्यूनतम दाम जो सरकार किसान को देने की गारंटी करती है, लेकिन एमएसपी पर खरीद की गारंटी नहीं करती है। और यही असली मुद्दा है। देश के तकरीबन 6 से 7% किसान जो है एमएसपी पर फसल बेच पाते हैं, और एमएसपी जो है 23 फसलों के लिए घोषित है, लेकिन खरीद जो है 5 से 6 पर ही होती है। और जो बेसिक सवाल है मेरा योगीराज जी आपसे, किसान की सुरक्षा के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है एमएसपी? देखिए, एमएसपी तो सीधे-सीधे किसान की सुरक्षा के लिए बना ही है। जी जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी, वो सीधे-सीधे किसानों के संरक्षण के लिए, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, किसानों को बचाने के लिए ही स्वामीनाथन आयोग ने रिपोर्ट दिया था। क्योंकि अब सवाल ये है कि सरकार कितनी आई गई है, लेकिन अभी उस पे कोई पूरे तरीके से खरा नहीं उतरा है कि जो किसानों को एमएसपी का राहत दे सके। समय-समय पे सरकारों ने थोड़ा बहुत कुछ किया है, लेकिन उससे अभी भी किसानों की आत्महत्या नहीं रुकी। अभी आप ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से फसल बीमा योजना के नाम पे बड़े-बड़े कंपनियों को पैसा दिया गया। अभी हाल में जिस तरीके से बेमौसम बारिश हुई थी और किसानों की धान की फसल पूरे तरीके से बर्बाद हो गई। तो मेरे कहने का मतलब है कि एमएसपी तो सीधे-सीधे अगर सही तरीके से लागू किया जाए तो इस देश का किसान और इस देश आगे बढ़ेगा। लेकिन पता नहीं क्यों सरकार इस पे विचार नहीं कर रही है, क्योंकि इस देश का जो जीडीपी है, उसमें भी आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा योगदान किसान किसान का का। रहा है जी जी और है भी। और रोज़गार के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर कोई रोज़गार देने वाला क्षेत्र है तो जी। कृषि है। योगीराज जी, मैं आपकी तरफ फिर लौटूंगा, उससे पहले मैं किसान नेता जो पूर्वांचल यूनियन के वीरेंद्र यादव जी हैं, जी सुन पा रहे हैं नेताजी आप? जी, सुन पा रहा हूँ। जी, एमएसपी है पर एमएसपी की खरीद की कानूनी गारंटी नहीं है। क्या यह एमएसपी जो है सिर्फ कागजी बनता जा रहा है? इस पे क्या बोलेंगे आप? देखिए, जहाँ तक एमएसपी का सवाल है, एमएसपी जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य है। ठीक है। यह जो है किसानों के लिए मतलब जो दाम तय होगा किसी भी फसल का, जी उससे कम पे बिक्री नहीं होनी चाहिए। एक तो आप हमको न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात कर रहे हैं, दूसरा उस पे बिक्री नहीं होती है। अभी जो है धान की जो फसल है उसकी एमएसपी 2389 रुपए है, जी लेकिन धान जो है 1700-1800 रुपया कुंतल किसानों को बेचना पड़ रहा है। मजबूरी है। जी ये मजबूरी इसलिए कि उसको तुरंत पैसा चाहिए और आगे गेहूं की बुआई करना है तो डीएपी चाहिए, खाद चाहिए, डीजल चाहिए, जुताई का पैसा चाहिए।
तो ये जो है एमएसपी का जो सवाल है वो मतलब सरकारें कहती तो है कि हम एमएसपी तय कर दिए, लेकिन एमएसपी खरीद कहाँ हो रही है? जो न्यूनतम मतलब कम से कम का बात ये करते हैं वो भी हमको नहीं मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि एमएसपी जो है वो सही तरीके से तय भी नहीं होती है। हम कहते हैं कि 1960 में 2.5 कुंटल गेहूं बेच के एक किसान 1 तोला सोना खरीदता था। एक कुंटल गेहूं बेच के 12 जो है सीमेंट की बोरी आती थी। जी। ये मतलब 1 कुंटल गेहूं बेच के 5 लीटर डीजल आ जाता था। तो आज हम कह रहे हैं कि ये जो इस स्थिति पैदा हुई है, इसके लिए कौन जवाब दे? आखिर सब चीज का दाम बढ़ रहा है नेताजी और थोड़ा-सा मुझे खेती का लगता जो है, उत्पाद 1 मिनट में रुकना चाहूँगा। मुझे लगता है आपने थोड़ा-सा ये मिसमैच कर दिया। 1 कुंटल गेहूँ बेचकर 5 लीटर डीज़ल की बात जो कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है नहीं, ये हाँ, थोड़ा गलत जी है। जी 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 जी। नहीं नहीं, ये इसमें मैं जो क्लियर नहीं हूँ, लेकिन 2.5 कुंटल गेहूं बेच करके जो है 1 तोला सोना था और ठीक है। 1 कुंटल में 12 बोरी सीमेंट की आती थी जी, 1960 में। अच्छा। तो अभी क्या स्थिति है किसानों की? अभी क्या-क्या मिल पा रहा है 1 कुंटल में? अभी देखिए, धान क्रय केंद्र कहीं खुले नहीं है, पूर्वांचल में तो नहीं खुले हैं। हाँ, और धान क्रय केंद्र इन्होंने ब्लॉक में एक बनाया है। अब जैसे कोई छोटा किसान है जिसके पास 3 कुंटल धान है, हाँ, वो 3 कुंटल धान जो है क्रय केंद्र पे उसका ले आने ले जाने का खर्चा, ऑटो से जाए, ट्रैक्टर से जाए, या जिसका जो ढुलाई प्रोसेस है नहीं वो पाता है। अगर ये जो राशन की दुकानें हैं, अगर अगर एमएसपी की खरीद राशन की दुकानों पे होने लगे धान का, गेहूं का, तो भाई आप जैसे राशन बांट रहे हो तो वैसे ही राशन खरीद लो। तो गांव का किसान गांव में ही अपना जो है बेच देगा और उसको सही पैसा मिल जाएगा। लेकिन ये दरअसल सरकारों की मंशा ही नहीं है कि एमएसपी जो है पर खरीद हो। ये सरकार की मंशा नहीं है। अभी आप ही ने कहा 5-6% ज्यादा किसान नहीं बेच बिल्कुल, पाता। बिल्कुल, वो बिल्कुल। 5-6% जो किसान है वो बड़ा किसान है। बड़ा वो लघु सीमांत किसान नहीं है, वो बड़ा किसान है। और लघु सीमांत किसान अगर हर जिले में आप देखेंगे तो करोड़ों रुपए की लूट हो रही है। एक जिले में करोड़ों रुपए की लूट जो धान की खरीद में हुई है। मतलब 2389 1800 बेच रहा है, 700 रुपया प्रति कुंटल जो है घाटा जा रहा है, 600-700 रुपया प्रति कुंटल। अगर उससे धान का जो है नुकसान पूर्वांचल में किसानों का हो रहा है। जी नेताजी, मैं वापस लौटूंगा, लेकिन मेरे पास प्रश्न ज्यादा हैं, जी तो थोड़ा मैं पूरा कवर करने का कोशिश करता हूँ। अभी मैं जो अगली ठीक बात ठीक ठीक। करने वाला हूँ अब, स्वामीनाथन आयोग की बात, ठीक है? उस रिपोर्ट में जी जी किसान आंदोलन की पूरी मांग आधारित जो बातें हैं, उस पे हम बात करते हैं। जैसे पहली बात, एमएसपी को लेकर एक फार्मूला था C2 प्लस 50%। तो योगी जी। राज जी, C2 प्लस 50% क्या है? आप इसे आसान भाषा में बताने का थोड़ा प्रयास करिए, ताकि जो हमारे किसान भाई हैं अगर देखें तो समझें कि ये जो एमएसपी का C2 प्लस 50% का फार्मूला था स्वामीनाथन आयोग में, इसका क्या मतलब था? जी योगी देखिए राज जी। लागत, देखिए C2 लॉस का यह था कि लागत और 50% उसका प्रॉफिट। लेकिन स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट में C1, C2, FL जी तीनों था, तीनों जोड़ करके 50% देने की बात थी। लेकिन अब यह है कि अब मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाई से बताना भी चाहता हूँ, C1 है कि भाई एक जो अप्रत्यक्ष रूप से लागत लगती है, C2 है एकदम सीधी लागत जो लगती है, FL जो है फैमिली लेबर जो है, फैमिली लेबर जो उसमें काम करते हैं, सबका मजदूरी जोड़ करके तब 50% उसमें प्रॉफिट रख करके तब दाम तय किया जाए। जैसे तब जाकर के किसानों का कुछ भला हो सकता है। जैसे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जैसे भाई अब एक उसी गेहूं का एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी उसका दाम तय कर देती है और वो कभी घाटे में नहीं जाती। लेकिन जो खेतों में गेहूं पैदा करता है, अगर ये गेहूं में अगर कहीं 50 दाने भी पैदा होता है, अगर ये गेहूं आप बोते हैं और 4 महीने में 50 दाने उसमें पैदा होता है, उसके बाद भी मतलब इतना पैदावार कहीं नहीं है किसी चीज में, तो उसके बाद भी किसान घाटे में जाता है, आत्महत्या करता है। इसका कारण है कि उसको दाम तय करने का कोई अधिकार नहीं है। जी या तो किसी को उद्योग का दर्जा दे दीजिए, या तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पूरी तरीके से लागू कर दीजिए, तब किसान खुशहाल होगा। अब जैसे C1 C2 प्लस 50% के बाद इस सरकार ने कहा था, 2014 में कहा था कि मैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट करूंगा। लेकिन आपने देखा क्या, अभी जैसे भूपेंद्र भाई कह रहे हैं कि अभी हमारे यहाँ भी कहीं भी धान क्रय केंद्र नहीं खुला है और आज बिल्कुल भी 1600 रुपए कुंटल बीज वाले व्यापारी वही हैं। और हर कुंटल पीछे मैं अपनी बात कहूँ तो हमारे गांव में अगर कहीं 2000 किसान हैं, अगर ये किसान 10 कुंटल अगर कहीं और बेच रहा है तो अब 2000 किसान का जोड़िए कितना हुआ,
और अगर 600 से 700 रुपया पर क्विंटल उनको नुकसान हो रहा है, तो आप जानिए कि एक गांव से कितना नुकसान हो रहा है। सरकार का जो बजट है 1 साल का, अगर देखा जाए, सरकार का जो बजट है उसका 10% 5% तो ऑलरेडी किसानों से ही नुकसान कर दे रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है, जो आपका सवाल था सीटू प्लस 50%, वो सीधे है कि भाई जो लागत है प्लस प्रॉफिट का 50% को जोड़ कर दिया जाए। जी, मैं इसमें एक अब चीज और हो ऐड नहीं पा करना रहा है, चाहूंगा उसको योगीराज जी। किसान तो कहते हैं कि C2 प्लस 50% दो, लेकिन सरकार का जो इसमें मेंशन किया है A2 प्लस FL, A2 प्लस FL, थोड़ा सा इसके बारे में अगर क्लियर करिए। C2 प्लस 50% और A2 प्लस FL क्या है, जितना भी आसान शब्द में हो सके। C2 प्लस जो एफएल है, एफएल सीधे फैमिली लेबर है, C2 नहीं, जो A2 घर प्लस FL। जी, ये जो घर के लोग काम करते हैं, जो जो आप कह रहे हैं C2 प्लस 50%। C2 प्लस का सीधे मामला है, जो सीधी लागत उसमें लगती है। जैसे मान के चलिए कि आपने ट्रैक्टर से जुताई किया, खाद दिया, ठीक है, जी पानी दिया, ये आपकी सीधी लागत है। जी 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 और अप्रत्यक्ष रूप से जो जो आप कह रहे हैं, जिसको मैं सीवन बोल रहा हूँ, जी जी। तो अगर इसको देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से लागत लगती है उसमें। हाँ, जैसे उसमें है कि खेत का, एक तो पहले तो जो जमीन है उसकी कीमत क्या है, बिल्कुल का भी उसमें, जैसे कोई भी कंपनी कहीं कोई चीज तैयार करती है तो उसमें सब चीजों का प्रॉफिट उसमें रख करके उसका दाम। ऐसे ही जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट बनी हुई थी, उसमें उस जमीन की कीमत कितनी है। जैसे आप कोई कहीं फैक्ट्री लगाते हैं तो जमीन खरीदते हैं, उसमें आप मकान बनाते हैं, मशीनरी खरीदते हैं, लोगों को रखते हैं, तो सब चीजों का जोड़ करके आप उसमें प्राइस तय करते हैं। बिल्कुल, प्राइस के ऐसे बाद ही फिर स्वामीनाथन प्रॉफिट होता की है उनका। जो है, जी, जो एमएसपी है, ये सीधे उसी प्रकार का है कि ठीक है। आप फैमिली लेबर से लेकर उस जमीन की कीमत से लेकर के, सीधी लागत से लेकर के, और 50% लाभ जोड़ करके आप उसका दाम तय करें, सरकार को तय करना है। अगर हमारी जी बात कुछ समझ में आई हो तो आप बताएं, अगर कुछ और समझना हो तो जी जी, बिल्कुल मैं आपके पास वापस लौटूंगा। अब आते हैं हम बहस का जो असली मुद्दा है, एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की बात है, और संसद सत्र भी 1 तारीख से 1 दिसंबर से चलने वाला है। तो क्या एमएसपी को कानून बनाना जरूरी है, या सिर्फ आंदोलन की ये मांग है? हम किसान नेता वीरेंद्र यादव जी से जानना चाहेंगे कि एमएसपी को कानून बनाना जरूरी है, या सिर्फ आंदोलन की मांग है? देखिए, जो है एमएसपी को कानून बनाना बहुत ही आवश्यक है। जी अगर ये कानून बन जाए, जैसे भाई आपका लाइफ बॉय साबुन 10 रुपया का जो है महाराष्ट्र में बिकता है, 10 रुपया का जो है आजमगढ़ में बिकता है, 10 बिल्कुल रुपया का बनारस में बिकता है। तो उसी तरह से अगर हमारा दाम फिक्स हो जाता है, गेहूं की कीमत फिक्स हो जाती है, धान की कीमत फिक्स हो जाती है, इतना हो जाएगा भाई, इससे कम पे कोई नहीं बेचेगा। अब उनमें क्या है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस उनका लिखा रहता है, जो पूंजीपति पैदा करता है उसमें एमआरपी होती है। और हमको एमएसपी देने का सवाल है, हम तो एमएसपी मांग रहे हैं भाई, न्यूनतम मांग रहे हैं, कम से कम। उसकी भी गारंटी सरकार हमको नहीं दे रही है। अब ये जो जो सदन का सत्र चल रहा है या शुरू होने वाला है, इस जी सत्र में हम लोग ये चाहेंगे कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, या जो सत्ता पक्ष में जो सांसद किसानों के हित की बात करते हैं हम्म, या किसानों का हित सोचते हैं, उनको एक प्रस्ताव ले आना चाहिए इस सत्र में बिल्कुल कि किसानों की एमएसपी जो है वो इनको मतलब वो कानूनी ढांचा हो। एक कानून बन जाएगा कि अगर अगर 24 रुपया कुंटल तय हुआ है धान, तो उससे कम में कोई भी बिचौलिया नहीं खरीदेगा। अगर खरीदेगा तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, मुकदमा दर्ज। अब उसके उसके खिलाफ आपराधिक केस चलेगा। जी मैं इस तरह का कानून किसान चाहता है। जी जी नेताजी, एक सवाल मैं और ऐड करना चाहूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि एमएसपी कानून से बाजार बिगड़ जाएगा, तो क्या यह सच है, या फिर राजनीति का डर है? ये देखिए कानूनों, जी ये जो है देश के पूंजी खेल है, वो कर रहे हैं कि बाजार भी, अरे भाई किसान को दोगे, किसान दाम दे दोगे, चल जाएगा। अभी बिहार के 10,000 रुपया मटा गया तब भी तमाम जो है हम करें कि अभी योगीराज जी कह रहे थे फसल बीमा योजना में किसान को कहाँ पैसा मिलता है? ये जो है सरकारें सीधे कंपनियों को पैसा ट्रांसफर कर रही है। कंपनी ने 1/20 जमीन का सर्वे करती है, हम्म, न नहीं मुआवजा देती है। इतना बड़ा उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक मैंने देखा कि पूरा धान का फसल नष्ट हो गया। यूपी में तो पूर्वांचल के बहुत सारे हिस्सों में मतलब सड़ गया खेत में धान, लेकिन कोई बीमा कंपनी नहीं दिखी। आखिर ये बीमा कंपनियों को जो करोड़ों रुपया दे रहे हैं, सरकारें दे रही हैं, वह पैसा क्यों नहीं ये लोग जो है एमएसपी पे खर्च करते हैं? मत करो हमारा बीमा। बीमा जी से बताओ कितना किसानों को भुगतान किए हो आप?
कहीं बीमा से किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हमको इधर-उधर की बात मत किया करे जो ये राजनीतिक लोग हैं। हम किसान हैं, हम चाहते हैं कि हमको जो है हमारा जो हक है एमएसपी उसको जो है कानूनी ढांचा मतलब कानून बन जाए कि एमएसपी से कानून कम बन पे खरीद बिक्री नहीं होगी। जी, इसमें एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा, पार्टी कोई भी हो, किसी भी पार्टी के जब नेता किसान की बात करते हैं तो बड़ा गाथा गाते हैं, भारत किसानों का प्रदेश है, जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, किसान है। तो वहाँ गाथा गाना और उनके लिए काम करना दोनों में फ़र्क दिखता है। आखिर इसकी असली वजह क्या है? देखिए अब एक मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा जी, जी। कि लॉकडाउन के वक्त में जब लॉकडाउन इस देश में लगा हाँ, तो उस समय पूरे देश की जीडीपी -23.9 पे चली गई। उस समय भी जो एग्रीकल्चर की जीडीपी थी वो धन 3.5 थी। बिल्कुल। ये धन 3.5 थी। देश के निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान हमारा है। हम किसानों का सबसे बड़ा योगदान इस देश को चलाने में है। और दूसरी चीज कि उसीलिए उस दौर की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 काला कानून ले आया। उसको लगा कि मतलब सब पे तो कब्जा कर लिया, खेती बची हुई है, इसको कैसे कब्जा किया जाए। तो मोदी जी ने अपने मित्रों अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों के लिए वो कानून बनाए। ये तो भला हो इस देश के किसानों का। किसान संघर्ष किया, लड़ा और हुँ, लड़ करके वो काले कानून को वापस कराया। वापस करा। और उसी समय उसी आंदोलन में ये बात हुई थी कि एमएसपी को हम जो है हम कानूनी रूप देंगे। लेकिन भाई सरकार भाग गई, नहीं कर रही है। तो इसको हमको लगता है कि जो जन पक्षधर सांसद हैं, किसान पक्षधर सांसद हैं, इन सांसदों को पार्लियामेंट में इस सवाल को उठाना चाहिए। जी। जी, मैं आपके पास लौटूँगा, उससे पहले मैं योगी राज जी के पास जाना चाहूँगा। योगी राज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कोई भी पार्टी हो, किसानों के हित में कौन-सी पार्टी बेहतर काम करती है? हालाँकि वर्तमान में बीजेपी पिछले 2-3 बार से है। तो अभी आप किस पार्टी से उम्मीद करते हैं कि ये पार्टी जो है किसानों को कानूनी अधिकार दिलाएगी, एमएसपी जो है पूरी तरीके से लागू होगा, किसानों को फ़ायदा मिलेगा? किस पार्टी से आप ये उम्मीद रखते हैं? देखिए जो पक्ष में है और जो विपक्ष में है, दोनों पार्टियां इस सरकार में देश चलाई है। जी, बिल्कुल। और अगर देखा जाए तो वर्तमान सरकार जब ये आई थी तो 2014 में भी इन्होंने घोषणा किया था कि भाई हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे किसानों को। और जैसे ही पहला सत्र 2014 में जब लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ, तो सबसे पहले ये सरकार अध्यादेश ला करके जो 2013 का 14 का जो भूमि अधिग्रहण नया कानून बना था उसको खत्म करने के लिए अध्यादेश लाए थे। पहली बात तो ये तो सरकार कभी भी किसानों के हितैषी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये सरकार जो है जिस तरीके से पूरे देश में किसानों की जमीन को किसी न किसी बहाने रोड के नाम पे, कंपनी के नाम पे, फैक्ट्री के नाम पे अधिग्रहण कर रही है, एक तरीके से सीधे-सीधे ये सरकार किसान हितैषी नहीं है। एक और मैं बात बता रहा हूँ। और दूसरी तरफ ये सरकार अप्रत्यक्ष रूप से किसानों की जमीन बड़े पूंजीपतियों को देना चाहती है, जो कि 2019-20 में जो किसान आंदोलन कर रहे थे, जिस तरीके से तीनों कानून ला करके नेता जी कह रहे थे, तो सीधे-सीधे तीनों कानून नहीं था, अगर लागू हो जाता तो सीधे-सीधे किसानों की जमीन उनके हाथ से निकल के पूंजीपतियों के हाथ में चला जाता। ये सरकार तो कभी भी किसानों के पक्ष में काम नहीं करेगी। नहीं, अभी जो आपका सत्र शुरू होने वाला है जिसमें कि अगर किसान मांग भी करेंगे या कुछ सांसद मांग भी करे, तो सरकार तो लागू नहीं करेगी। उसको लागू करना होता तब तक कर दी होती। जी, मैं वापस किसान नेता वीरेंद्र यादव जी के पास आता हूँ। तो नेताजी, इस बार जो है विपक्ष में जी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों मजबूती से विपक्ष में हैं। तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी क्या एमएसपी पर ठोस प्रस्ताव लाने जा रही है, ऐसा आपको कुछ अनुमान है? देखिए समाजवादी पार्टी के जो सांसद विधायक हैं, जी। मैं अपने यहाँ देख रहे हूँ ये सफाई की सेवा में लगे हैं। हाँ। इनको अभी मैंने एक पत्र भी लिखा सांसद को, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही थी तो मैंने एक पत्र लिखा। फिर मैंने सोशल मीडिया पे लिखा कि हमारा जो सांसद है वो लापता सांसद है। जी, जी। बता दें कि उन्होंने हमको 4 दिन बाद 5 दिन बाद व्हाट्सएप कॉल किया कर रहे थे तो मैं नहीं उठाया। मैंने उनको इस फोन से कॉल किया, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। जी। तो मैंने कहा कि सांसद जी बड़ी उम्मीद के साथ हम लोगों ने आपको एमपी बनाया था। हमको उम्मीद थी कि आप हमारे सवालों पे खाद बीज के लिए, उसी समय हमारा सत्याग्रह भी चल रहा था जो है खाद और बीज को लेकर के। जी। तो हमने कहा कि सांसद जी कम से कम आप हमारे सवालों को तो रेज करिए।
उठाइए। तो उन्होंने कहा कि अभी सफाई में शादी है अखिलेश जी के यहाँ, मुझे वहां जाना है और बहुत व्यस्त हूँ, न्योता बहुत ज्यादा है। हाँ, तो बताइए, ये जो है सांसद विधायक न्योता कर रहे हैं, इस ये तरीके से शादी जो है ये दबाव आता है। नहीं नहीं, वो जो है उनको उनको जन सरोकार से कोई मतलब ही नहीं है। वो जो है सांसद हो गए हैं, विवाह शादी में फोटो खिंचवाना, रील बनाना। ये सांसद और विधायक रील बना रहे हैं। और तो और अभी आलमबदी को बड़ा ईमानदार विधायक कहा जाता है, वो रील बनाते हुए देखे गए सैफई में, मतलब उनकी रील बन रही। तो ये इनसे क्या उम्मीद की जाए? हमको तो नहीं लगता है कि ये जो है पार्लियामेंट शुरू होने के पहले एक मीटिंग भी कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं, किसान मुद्दों पे या जन सरोकार के मुद्दों पे बैठ करके क्या रणनीति होगी, उस पे बात नहीं कर पाएंगे, सीधे पार्लियामेंट में ही पहुंचेंगे। तो इसके पहले समाजवादी पार्टी को मेरी सलाह है कि वो अपने सांसदों को बैठाएं और बैठा करके जो जनता के मुद्दे हैं, उस मुद्दे पर पार्लियामेंट में जनता के सवालों को उठाएं। लेकिन मुझे नहीं समाजवादी लगता कि पार्टी करेंगे। इस समय मीटिंग कर रही है, पीडीए प्रहरी लगा रही है। वो तो एसआईआर पे कह रही है कि हमारा वोट कट रहा है, उस पे एकदम मजबूती से लग जाओ। तो किसान की तो वहां बात ही नहीं है। नहीं नहीं, हम कह रहे हैं भीम भाई कि अगर अगर मैं इस देश में 1 महीने में एसआईआर हो सकता है, तो क्या जाति जनगणना नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। नहीं, जी। 1 महीने में आप एसआईआर करा दे रहे हैं, तो इसी लगे हाथ जाति जनगणना भी करा लेते। लेकिन ये सिर्फ ये देखिए, पक्ष और विपक्ष सिर्फ चुनावी राजनीति कर रहा है। मतलब भाई किसान ये के लोहिया को हितैषी ये लोग अगर नहीं, मैं बात करूँ, ये किसानों लोग के कहते हैं कि हम जी नेताजी थोड़ा-सा, अगर मैं किसानों की हितैषी की बात करूँ, तो हितैषी में कोई पार्टी है कि या फिर सब राजनीति करते हैं? देखिए, हितैषी में किसानों की जो वास्तविक पार्टी पार्टी थी, वो लेफ्ट पार्टी थी, जो इसका प्रतिनिधित्व तो आजकल हमको लगता है पार्लियामेंट में न के बराबर। बिल्कुल। जो वामपंथी दल थे, वो हमेशा किसानों के सवाल को रेज़ करते थे, उठाते थे। या कुछ गिने-चुने सांसद हैं, जो अपने पार्टी के दम पे नहीं, अपने अपने भरोसे वो उठाते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं उठाते हैं, लेकिन बिल्कुल, वो उनकी स्वविवेक से उनकी राय होती है, किसी पार्टी का एजेंडा नहीं होता है। बिल्कुल। किसी पार्टी का एजेंडा नहीं होता है ये। अ, अच्छा, इसी में मैं एक सवाल और ऐड कर दे रहा हूँ कि अगर किसानों की उम्मीद पर संसद में जो सत्र चलने वाला है, प्रश्न नहीं उठा, तो आप किसान के नेता हैं, तो आप क्या सत्याग्रह करेंगे या फिर किसानों के लिए क्या कुछ नहीं, करने नहीं, वाले हैं? बिल्कुल सत्याग्रह करेंगे। और अभी तो हमारी कोशिश है कि हम कम से कम हमारे जो 2 सांसद हैं, आजमगढ़ के धर्मेंद्र यादव जी और दरोगा सरोज जी, जी। मैं इनसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। इनसे मिल करके मैं जो है एक पत्र दूँगा कि आप जो है कम से कम पार्लियामेंट में एक प्राइवेट बिल लाइए। अगर नहीं उस तरह का बिल आ सकता है, तो प्राइवेट बिल लाने का भी प्रावधान है। आखिरी क्वेश्चन योगीराज जी से है, क्या संसद सत्र किसानों का होगा या फिर किसानों की आवाज फिर से दब जाएगी? देखिए, मामला क्या है कि संसद सत्र में तो हमें नहीं लगता है कि अगर विपक्ष चाहेगा तभी उसमें कुछ हो सकता है, सरकार तो उस पक्ष में है नहीं। लेकिन हमें लगता है कि हम किसानों को अगर बाहर रोड पे अपनी आवाज़ उठाएँगे तो सदन में, संसद में उसमें आवाज़ जाएगी, हो सकता है उसपे बहस चले। लेकिन अभी जो वीरेंद्र भाई कह रहे थे कि जो विपक्ष की पार्टियाँ हैं, इस पे बैठ करके एक मीटिंग करके इसको गंभीरता से लेते हुए इस पे बहस कराने के लिए लोगों को आपस में पहले भी मीडिया के माध्यम से इस बात को कहना चाहिए था। लेकिन हमें नहीं लगता है कि इस तरह का कोई मामला बन रहा है। लेकिन किसान इसके लिए तैयार है और किसानों पे चर्चा नहीं हुई, तो फिर आंदोलन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ऐसे जो मुद्दे हैं, जो समाज के लिए ज़रूरी हैं, उन मुद्दों पर बात करते रहेंगे। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद और दिल से मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप जैसे नेता समाज में हैं, जो ज़मीनी मुद्दों पर बात करने के लिए समय निकालते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर।